शाम का वक्त था। आसमान में सोने की रोशनी और चांदी की दमक का खूबसूरत मिलाप हो रहा था। साहिल से टकराती लहरों की आवाज दूर तक सुनाई देती थी। शाम के इस खूबसूरत मंजर में एक उदास चेहरा खामोशी से पांव सीने से लगाए अपने बाजुओं को लपेटे उन लहरों को तक रहा था। सफेद लिबास में घने स्याह बाल पुष्ट पर लहरा रहे थे। हवा की तेज शोख अदाओं ने बालों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। दूर दूर लोग अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे, लेकिन दो बूढ़ी आंखों में जमाने भर की उदासी और नमी थी। जिया, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? सब फ्रेंड्स वहां है, हर कोई तुम्हें तलाश कर रहा है। मैं तो डर ही गई थी कि ना जाने तुम कहाँ चली गई हो। पत्थर पर बैठी जिया को पीछे से ज़ैनब ने आवाज दी। वो फौरन ही उसके करीब चली आई। जिया ने तेजी से आंखों में मौजूद आंसुओं को हथेली की पुष्ट से रगड़ दिया। वो किसी पर यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो जिंदगी की किन मौजों से लड़ रही है। क्या यार जिया, तुम्हारी शादी से पहले ये हमारी आखिरी आउटिंग है। इसके बाद पता नहीं तुम्हारा वो सो कॉल्ड शौहर हमें बाहर आने की इजाजत दे या ना दे। फिर तो तुमसे मिलने तुम्हारे ससुराल आना पड़ेगा। सोच सोच कर हम वहां आएंगे। हम चाहते थे तुम्हारे साथ खुलकर एंजॉय करें, लेकिन लगता है यहाँ भी तुम अपने होने वाले शौहर की यादों में ही गुम हो। ज़ैनब ने पीछे से जिया के कांधों पर हाथ डालकर अपनी पक्की दोस्त की तरफ देखा, जो दूर तक फैले नीले समंदर को अपनी आंखों में समेट रही थी। जिया, कोई खास बात है? पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो। मुझे लगा था कि शायद शादी होने वाली है, इसी बात की टेंशन है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कोई और बात है। ज़ैनब ने जिया का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में झांका। ज़ैनब से कुछ भी छुपाना जवेरिया असद के लिए बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए उसने बड़ी तेजी से अपना मुंह फेरा था। अपने स्याह बालों को लपेटती वो खड़ी हो गई थी। फजूल बातें मत करो और घर वापस चलो। मगरिब हो रही है, मामा बहुत गुस्सा करेंगी। तुम्हें तो पता है शादी के दिन करीब है, ऐसे में मम्मा रात तक बाहर रहने को मना करती है। जवेरिया ने ज़ैनब का ध्यान बटाया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी ये दोस्त दोबारा उससे ऐसा कोई सवाल पूछे कि उसके पास देने को जवाब ना हो। क्या बताती कि अजमीर से उसकी शादी किन हालात में तय हुई थी और आगे उसकी जिंदगी किस तूफान से टकराने वाली थी। वो गहरी सांस भरकर रह गई। एक ऐसी सच्चाई उसके सीने में दफन थी जो वो अपनी किसी दोस्त को नहीं बताना चाहती थी। यार, अभी तो डिनर करना है, आइसक्रीम खानी है और भी बहुत कुछ है, और तुम हो कि तुम्हें वापसी की पड़ गई है। अभी से ही पराई हो गई हो। ज़ैनब ने उसके कांधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे कदम उठाते उसकी खिंचाई शुरू की और वो उदासी से मुस्कुरा दी। चंद दिन गुजरे नहीं रिश्ता हुए, तुमने तो अभी से हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। शादी के बाद न जाने क्या करोगी। वैसे देखने में तो काफी परफेक्ट हैं आपके होने वाले हस्बैंड, लेकिन असल हकीकत तो शादी के बाद ही पता चलेगी। ज़ैनब उसे छेड़ते हुए खिलखिला के हंस रही थी और उसने हसरत भरी नजरों से ज़ैनब की उस हंसी को देखा था। वो भी ऐसे ही खुल के हंसना चाहती थी, लेकिन जिंदगी उसे अलग ही दौराहे पर ले आई थी। अजमीर खान से शादी के बाद उसे दोबारा अपनी सहेलियों के साथ इस तरह वक्त गुजारने का मौका कभी नहीं मिलने वाला था। वो तो शायद अपनी सहेलियों की शक्ल देखने को भी तरस जाती। उसे इस शादी का मतलब अच्छी तरह मालूम था। अजमीर खान को वो पूरी तरह जान गई थी, और यही तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोग था कि उसे उस शख्स की हर एक सांस से वाकफियत हो गई थी। दूर बाकी सहेलियां उन दोनों के इंतजार में खड़ी थीं, क्योंकि यहां से उन्हें डिनर के लिए निकलना था। उनसे कुछ फासले पर मौजूद दो शरबती आंखों ने दूर तक ज़ैनब और जवेरिया का पीछा किया था। कुछ ही देर बाद जब वो दोनों नजरों से ओझल हो गई तो उसने अपनी गाड़ी की तरफ कदम उठाए। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट पहने वो मर्दाना वजाहत का आला शाहकार था, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसके जब्त का बंधन टूटा था। कुछ आंसू चेहरे पर बिखरे थे। तेजी से सनग्लासेस आंखों पर लगाते म्यूजिक प्लेयर ऑन किया ताकि दिल से उठते शोर की आवाज कुछ थम जाए, लेकिन खुद बखुद उसके जज्बात लफ्जों में ढलकर गाड़ी में गूंजने लगे, जैसे किसी ने उसके जख्मों को जान लिया हो, जैसे कोई उसकी हालत पर अफसोस कर रहा हो। मध्यम आवाज में चलने वाली गजल ने उसकी रूह की तारों को झंझोड़ा था। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे,
जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। हर मुलाकात में महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे। एक लम्हे में सिमटाया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। इस तरह पैरों तुझे सोचता रहता हूं मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। अजमेर हफ्ते बाद शादी है, तुम किन चक्करों में लगे हुए हो? महर खान ने गुस्से में बेटे को देखा था, जो पूरी तरह लैपटॉप में गुम था। महर अजमेर के सामने ही जमीन पर बैठ गई और परेशानी से अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। अजमेर, तुम सुन रहे हो ना? अभी तक मीडिया वालों को हमने खबर नहीं होने दी है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारी शादी है, एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। तुम तो जानते हो तुम्हारे बाबा का पॉलिटिशियन होना हमारे लिए हमेशा एक आजमाइश खड़ी करता है। हर किसी को खबर मिल जाएगी कि दुबीर खान के बेटे की शादी हो रही है, और जब लड़की के बारे में पता चलेगा तो एक नया तूफान खड़ा होगा। महर खान को असल परेशानी ही इस बात की थी कि जब सबको उनकी होने वाली बहू की खबर होगी तो क्या होगा। जवेरिया असद और उसके घर वाले हमारे गले का तौक बन गए हैं। समझ में नहीं आता उन लोगों से कैसे जान छुड़ाएं। दांत पीसती महर खान का बस चलता तो वो जवेरिया असद को अपने दांतों में चबा जाती। रिलैक्स ममा, क्या हो गया आपको? हर छोटी छोटी बात पर इतना परेशान होती है। पॉलिटिशियन की बीवी है, छोटे मोटे मामलों पे हाइपर हो जाती है। जिस जवेरिया असद और उसके घर वालों को आपने इतना बड़ा इशू समझ लिया है, वो हमारे कदमों की खाक भी नहीं है। एक बार उसे रुखसत होकर आने दे, फिर उसे उसकी औकात भी पता चल जाएगी और हैसियत का भी अंदाजा हो जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अजमेर ने लैपटॉप बंद करते हुए मुस्कुरा कर मां का हाथ थामा था। हर बात पर इतना घबराया ना करें। आपको इतने सालों में इन सब चीजों की आदत नहीं हुई क्या? पिछले 30 सालों से आपने ऐसी ही जिंदगी तो देखी है। रही बात मीडिया की, तो मीडिया वो ही दिखाएगा जो बाबा जान चाहेंगे। ये सब मीडिया वाले कुत्ते की तरह जुबान निकाल के पॉलिटिशियंस के आगे पीछे फिरते हैं, क्योंकि इनकी कमाई पॉलिटिशियंस के जरिए ही मुमकिन है। इसलिए कोई बाबा जान के साथ मैस नहीं करेगा। अजमेर ने पूरी तरह मां को मुतमईन किया था। वो सब तो ठीक है अजमेर, लेकिन इकलौते बेटे की शादी में इस तरह तो नहीं चाहती थी। तुम्हारी शादी को लेकर मेरे बड़े अरमान थे, लेकिन अब लगता है जैसे इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं खाली हाथ हूं। महर खान को शिद्दत से अफसोस हो रहा था कि उनका पैसा, जायदाद, उनका नाम, मर्तबा उनकी खुशियों में हमेशा रुकावट ही बना था। कम ऑन ममा, ये पाकिस्तान है और यहाँ शादी सिर्फ और सिर्फ कुछ मामलात की वजह से हो रही है। जवेरिया असद को एक बार यहाँ जाने दें और फिर आप और मैं वापस पेरिस जाएंगे। मेरी शादी वहाँ धूमधाम जुनैरा के साथ होगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप जुनैरा को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि जवेरिया असद को खुल के पता चले कि पॉलिटिशियन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसे क्या लगा था कि वो हमारा इमेज खाक में मिलाएगी और हम इतनी आसानी से उसे जाने देंगे? जो गलती उसने की है उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। कॉलम निगार बनने का बड़ा शौक है ना उसे, खुद को बहुत बड़ी जर्नलिस्ट समझती है। शादी हो जाने दे, उसका हर एक शौक अच्छी तरह पूरा करवाऊंगा। ये जर्नलिस्ट जो होते हैं ना ममा, ये बहुत जल्दी अपनी औकात भूल जाते हैं। जरा सी ताकत क्या मिलती है, इन्हें लगता है कि ये हम जैसे लोगों पर कीचड़ उछाल के खूब कमाई करेंगे, मगर ये भूल जाते हैं कि हम जैसे पॉलिटिशियंस इन जर्नलिस्ट के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। इनकी हैसियत चंद तकों की भी नहीं होती। अब आप इस जवेरिया असद को ही देख लें, कितनी कम कीमत लगाई है इसने अपनी। मुस्कुराते हुए उसने अपनी मां की आंखों में देखा था और खड़े होते हुए कोट पहन लिया था। अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बाबा जान घर आते ही तुम्हारे बारे में पूछेंगे। महर खान ने चाबियां उठाते देखकर उससे सवाल किया। वहीं जा रहा हूं मम्मा, जहां बाबा रोज जाते हैं। मेरा भी दिल वहीं लगता है। बड़ी खूबसूरत जगह है। बालों पर ब्रश फेरते हुए वो धीरे से मुस्कुराया था। महर खान का दिल सुलग उठा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि उनका शौहर हर रात कहाँ जाता है, और बाप के नक्शे कदम पर उनका बेटा भी उसी राह का मुसाफिर बन गया था। आंखों में आंसू छुपाते वो खामोशी से
अजमीर के कमरे से निकल गई। खुद पर आखिरी नजर डालते अजमीर ने अपना कमरा लॉक किया। तेजी से सीढ़ियां उतरते वो धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। गुरूर और बर्तरी का एहसास उसके चेहरे पर नुमाया था। वो किसी जीतते हुए खिलाड़ी की तरह कांधा चौड़ा किए अपने आलीशान महल से निकल गया था। इस बड़े से महल में सिर्फ मेहर खान तन्हा रह गई थी, जिसके खूबसूरत लग्जरी बेडरूम में सिसकियां गूंज रही थी। वही सिसकियां जो अमीर लोगों की तन्हाई की साथी होती है। बज़ाहिर आलीशान बंगलों में रहने वालों के अंदर कितना सन्नाटा होता है, ये सिर्फ वो ही जानते हैं। धीरे धीरे चांद बादलों में छुपने लगा और मेहर खान के दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते, हम तो कब से नजरें बिछाए बैठे थे। अजमीर खान को देखते ही तारा के चेहरे पर जिंदगी आ गई थी। आपको तड़पा कर ही तो हमें मजा आता है तारा। आप जैसी हसीन और जवान लड़की हमारा इंतजार करे, हमारे लिए पलकें बिछाकर बैठे, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। शराब का गिलास थामते अजमीर ने सर से पांव तक तारा को देखा था। वो खूबसूरती और जवानी का हसीन शाहकार थी। वो बिल्कुल तारा के पहलू में बैठ गया था। ये भी खूब बात कही आपने अजमीर बाबू। हमें अपनी मोहब्बत में दीवाना बनाकर परवाने की तरह जलाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, ये तारा भी आपकी मोहब्बत में जलने को तैयार है। बस शम्मा बुझनी नहीं चाहिए। और हमारी मोहब्बत का यकीन नहीं आता तो इन धड़कनों की पुकार सुन लीजिए, ये सिर्फ आपका ही नाम पुकारती है। तारा ने पूरे हक के साथ अजमीर का सर अपने सीने पर रखा था। गहरी सांस से लेती वो अपने जज्बात से काबू खो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अजमीर भी उसके सीने की गहराइयों में गुम हो रहा था। दोनों की बोझल सांसों ने फिजा में हलचल सी मचा दी थी। अजमीर ने धीरे से तारा की चोली को छेड़ा था। रेशमी डोरियां जरा से दबाव से खुलती चली गईं। तारा झटके से अपनी जगह से उठी और उंगली से ना का इशारा करते हुए उसने कमरे में रखा छोटा सा फ्रिज खोला था। तारा की इस हरकत पर अजमीर बेचैन हो उठा था। वो पूरी तरह जज्बात से बेकाबू था और तारा उसे मजीद तड़पा रही थी। इतनी दूर क्यों चली गई हो तारा? शर्ट के बटन खोलते हुए वो खड़ा हुआ। धीरे धीरे कदम बढ़ाता वो तारा के नजदीक हो रहा था। फ्रिज बंद करके तारा वापस पलटी। चॉकलेट का पैकेट उसके हाथ में था। वो दूसरी तरफ रखे बेड पर पांव फैलाकर बैठ गई। डोरियां खुलने की वजह से चोली आगे की जानिब गलत गई थी। उसके वजूद की खूबसूरती और भी अया हो रही थी। चॉकलेट का रैपर उतार कर तारा ने आहिस्ता से चॉकलेट को अपने लबों पर लगाया। गुलाबी जुबान से होंठों पर लगी चॉकलेट को चाटते हुए उसने अपनी हिरनी जैसी आंखों से अजमीर की तरफ देखा, जो सिर्फ एक कदम के फासले पर था। तारा की इस हरकत ने अजमीर को और भी बेचैन किया था। तेजी से तारा पर झुकते उसने अपने लबों से चॉकलेट का मजा लिया था। तारा का सांस अटका था। अजमीर धीरे धीरे उसके लबों पर दबाव डालता चॉकलेट के मजे को पूरी तरह महसूस कर रहा था। तारा किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। अजमीर जैसे लंबे चौड़े मर्द के आगे वो हमेशा ही बेबस हो जाया करती थी। उसे तड़पाने की गलती भी तो उसी ने की थी। अजमीर ने कस के एक हाथ से तारा को अपनी बाहों के हिसार में जकड़ लिया, दूसरे हाथ से उसके ब्लाउज को पकड़ के खींचा। तारा की गहरी सांस ने उसकी गर्दन की हड्डियों में उभार पैदा किया था। अजमीर ने अपने दांतों को उस उभार पर रख के अपनी तशनगी मिटाने की कोशिश की थी। कुछ ही देर में एक ब्लू रंग का धब्बा तारा की गर्दन पर था। अजमीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि तारा खफगी से उसे देख रही थी। बहुत बुरे हैं आप अजमीर बाबू, देखिए तो सही, गर्दन पे दाग आ गया। तारा ने एक अदा से गर्दन पर हाथ फेरते हुए अजमीर की आंखों में झांका। इसे दाग ना कहें जाने मन, ये तो हमारी मोहब्बत की निशानी है। कितनी ही लड़कियां अजमीर खान के करीब आने के लिए तरसती है। ये तो आपकी खुशनसीबी है कि अजमीर खान ने आपको चुना है। अजमीर की उंगलियों ने धीरे से तारा के वजूद का सफर शुरू किया। तारा के गुलाबी होंठों से होते हुए अजमीर की उंगलियां उसकी गर्दन तक पहुंची और फिर उसके दिल की धड़कनों तक रसाई हासिल कर गई। अजमीर धीरे से अपनी उंगलियों को तारा के दिल की जगह पर फेर रहा था। तारा के वजूद के रोंगटे खड़े हो गए थे।
तारा की हालत से महजूज होते हुए अजमीर ने अपने लब तारा के दिल पर रख दिए। सुर्ख चोली से बेनियाज तारा अजमीर के लबों की हिद्दत से दहक उठी थी। धीरे धीरे अजमीर ने उसके वजूद पर अपने लबों की नरमी को छोड़ा था। तारा का बदन चांदी की तरह दमक रहा था और इस रोशनी में अजमीर खान पूरी तरह नहा गया था। अजमीर की शिद्दतों को बर्दाश्त करते तारा ने हाथ आगे बढ़ाकर साइड लैंप को बुझा दिया था। अंधेरे में दो नफूस एक दूसरे में पूरी तरह गुम हो गए थे। खिड़की के पार चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। ये वही चांद था जिसे कहीं दूर किसी खिड़की के उस पार कोई उदास नजरों से तक रहा था। किसी को मोहब्बत मिल जाती है, किसी की मोहब्बत फना हो जाती है। कोई हासिल करके भी अधूरा रहता है और कोई अधूरी मोहब्बत को भी एहसास से मुकम्मल कर देता है। ये मोहब्बत की दास्तान हर शख्स के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हर शख्स अपनी जात में मजनू है और हर लैला अपनी जात में मुकम्मल। कमरे में कैमरा तो सेट कर दिया था ना एहसन? हर एंगल से कैमरे लगाने थे, कोई एक जगह भी नहीं छोड़नी थी। अजमीर खान का एक एक एंगल से शॉट आना चाहिए, उसे भी तो पता चले कि उसने किसके साथ पंगा लिया है। दुर्दाना बेगम ने कड़े तेवरों से अपने सामने खड़े आदमी को घूरा था। जी बेगम साहिबा, तारा बीबी के कमरे में हर तरफ कैमरे ही कैमरे हैं, आप परेशान ना हो। उनकी हर रात पूरी तरह महफूज हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। शाबाश एहसन, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। किसी को शिकस्त देने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना होता है। मैं भी अजमीर खान और जुबैर खान को उस वक्त शिकस्त दूंगी जब वो उरूज पर होंगे, जब उन्हें अपनी जीत का यकीन हो चुका होगा। दुर्दाना बेगम शैतानी हंसी हंसते हुए बोली थी। वो सब तो ठीक है बेगम साहिबा, लेकिन तारा बीबी तो आपकी औलाद है, आपकी अपनी बेटी। अगर वीडियो में अजमीर खान होगा तो तारा बेगम का वजूद भी तो उनके साथ ही होगा। फिर आप क्या करेंगी? बदनामी तो आपके दामन में भी आएगी। एहसन नामी उस आदमी ने दुर्दाना बेगम को तारा का एहसास दिलाना चाहा। दुर्दाना बेगम ने पान बनाकर अपने मुंह में डाला और एक साइड पर करते वो गांव तकिए से टेक लगाकर बैठ गई। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट। हाँ एहसन, तारा मेरी बेटी है, लेकिन जहां बात शतरंज की हो वहां प्यादे ही इस्तेमाल होते हैं। ये शतरंज की एक बाजी है। यहाँ तारा मेरा प्यादा है और बादशाह को घेर कर हारी बाजी को जीत में पलटने के लिए मुझे तारा की जरूरत है। यहाँ बात शय और मात की है। मैं एक तो क्या कई तारा कुर्बान कर सकती हूँ। दुर्दाना बेगम अपने इरादों की पक्की थी, जबकि एहसन उनके इरादे देखकर कांप उठा था। उसे तारा से हमदर्दी हुई थी, जो ना सिर्फ जवान और खूबसूरत थी बल्कि अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। और उसकी इसी माँ ने उसे दुश्मनी की इस शतरंज में प्यादे की हैसियत दे दी थी। वो प्यादा जो एक चाल के बाद नाकारा हो जाता है। तारा की हालत भी शायद कुछ ऐसी ही होने वाली थी। कितनी देर तक यूं ही खिड़की में खड़ी रहोगी जिया? सोना नहीं है क्या? नूर बानो ने बेटी को इस तरह खिड़की पर उदास खड़े देखा तो पूछ बैठी, मामा आपको क्या लगता है, मुझे सोना चाहिए? क्या मुझे नींद आएगी? जिया की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। इतना ना सोचो जिया, जो होना था हो चुका है। अब तुम्हारे बाप की जिंदगी के लिए हमें ये कदम तो उठाना ही होगा। हालात जैसे भी हों जिया, निकाह दो लोगों के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करता है। तुम भी अपने रिश्ते को मोहब्बत की बुनियाद से खड़ा करने की कोशिश करना। नूर बानो ने अपने आंसुओं को छुपाते खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की थी। वो बेटी को ये नहीं जताना चाहती थी कि वो उससे कहीं ज्यादा खौफ जताए। वो अपने लरसते वजूद को बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए थी। जिया एकदम से अपनी माँ के गले लग गई। ममा काश मैं वो आर्टिकल ना लिखती, काश मैं वो प्रोग्राम ना करती, काश मैं वो सब कुछ ना कहती जो मैंने कहा, तो आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में ना होते हैं। न जाने बाबा कहाँ हो, कैसे होंगे। अभी तो शादी में एक हफ्ता है। मुझे बहुत फिक्र सताती है ममा। वो किसी मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रही थी। मैंने समझा था कि मैं सच कहूंगी तो सब मेरा साथ देंगे, मेरा हाथ में सबूत होंगे तो कानून मेरा मुहाफिज बन जाएगा। अगर मैं भूल गई थी कि मैं किस मुल्क में रहती हूँ, मैं भूल गई थी कि यहाँ का कानून सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है,
यहाँ कोई मेरा साथ नहीं देगा। काश मैं जुबैर खान के स्कैंडल के बारे में बात ना करती, काश मैं वो सच दुनिया के सामने ना लाती, तो आज बाबा घर पे होते हैं मेरे और आपके साथ, हमारी जिंदगी में सुकून होता। अपने आंसू पोंछते जिया ने अपना पछतावा बयान किया। उसे अपनी गलतियों पर अफसोस हो रहा था। नहीं मेरी जान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें हमेशा सच के रास्ते पे ही चलना सिखाया है। तुम्हारे बाबा तुम्हारी तरह ही एक ईमानदार इंसान है और उन्होंने हमेशा सच के रास्ते को ही अपनाया है। तुमने वही किया जो तुम्हारी तरबियत में है, और बात यह है कि बाकी सारा जमाना किसी और समत में जा रहा है। नूर बानो ने अपने आंसू हालत में उतार दिए थे और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बेड पे बिठाया था। देखो जिया, ताकतवर हमेशा ताकतवर नहीं रहता। कभी कभी उसकी मामूली सी गलती भी उसे मिट्टी बना देती है। हाथी जब गुरूर और तकब्बुर में अंधा हो जाए तो उसकी जिंदगी में वो चूंटी आती है जो उसे पूरी तरह जमीन से लगा देती है। एक मामूली सी चूंटी एक बड़े से हाथी को ढेर कर सकती है। बस सही वक्त और सही मौका होना चाहिए। तुमने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारे साथ जो खेल खेला गया है, तुम्हें भी उसका जवाब ऐसे ही देना चाहिए। शतरंज की इस बिसात में जीत उसी की होती है जो सोच समझकर बाजी खेलता है। जल्दबाजी करने से तुम कभी कामयाब नहीं होंगी। अपने बाबा को आजाद करवाने के लिए तुम्हें अजमीर खान से शादी तो करनी ही होगी, लेकिन अगर तुम इस शादी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करोगी तो हक की राह पर चलते हुए जीत तुम्हारी होगी। नूर बानो असद ने मुस्कुरा कर बेटी का चेहरा देखा था और उनकी बात पर जिया चौंक उठी। क्या कहना चाहती हैं आप मामा? कैसा मकसद? मैं तो ये शादी सिर्फ बाबा को छुड़वाने के लिए कर रही हूँ। बाबा जान आजाद हो जाएंगे तो मैं खुद अजमीर खान से तलाक ले लूंगी। फिर आप, मैं और बाबा कहीं दूर चले जाएंगे। ये देश हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जिया हैरत से अपनी माँ को देखते मुस्तकबिल की प्लानिंग बताने लगी। तुम्हें क्या लगता है जिया, अजमीर खान इतनी आसानी से तुम्हें तलाक देते कहा? उसने हमें कितना मजबूर कर दिया कि हम तुम्हारे बाबा की गुमशुदगी के बारे में किसी को नहीं बता सकते। जो शादी तुम ब्लैकमेल होकर कर रही हो, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए वो तुम्हें मजबूर कर रहा है। तुम तो अपने किसी फ्रेंड को यह भी नहीं बता सकती कि तुम्हारी और अजमीर खान की शादी के पीछे असल वजह तुम्हारे बाबा का गायब हो जाना है। उसने तुम्हारे ही जरिए खुद को व्हाइट वॉश कर लिया। कल तक तुम जिस शख्स के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी, जिसके खिलाफ काम कर रही थी, आज तुम उससे शादी कर रही हो। ये सवाल कितने लोग पूछ चुके हैं। क्या तुम किसी को भी सच्चाई बता सकती हो? बिल्कुल इसी तरह मुस्तकबिल में भी तुम उससे जान नहीं छुड़वा सकोगी। बस एक रास्ता है जिससे तुम अपने मकसद में भी कामयाब हो जाओगी और इस शादी से निजात भी पाओगी। नूर बानो का लहजा पुरस्रार हुआ था। तुम्हें अजमीर की शहरक बनना होगा, वो शहरक जो सारे जिस्म का मरकज होती है। अगर वो शहरक कट जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। क्या तुम जानती हो जिया, शहरक से निकलने वाला खून कफन तक को सुर्ख कर देता है। बस तुम्हें वही शहरक बनना है। नूर बानो अपनी बेटी का हाथ थाम कर उसे एक नया रास्ता दिखा रही थी। जिया के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी माँ का कहा हर लफ्ज अच्छी तरह समझ गई थी। वो कैसे इतनी आसानी से सच्चाई के रास्ते को छोड़ सकती थी? सच्चाई के रास्ते पर बड़ी तकलीफें आती है, और फिर उसे तो उस शख्स को गिरफ्तार करवाना था जिसने 1-2 नहीं बल्कि 20 लड़कियों का मर्डर किया था। कुछ सबूत उसके पास थे और कुछ सबूत उसे खान मेंशन से मिल सकते थे, और इसके लिए उसे अजमीर खान के साथ अपनी शादी को कुछ तवील वक्त देना था। इस तरह से उसके बाबा की रिहाई भी मुमकिन थी और उसका मकसद भी पूरा हो सकता था। 20 लड़कियों को कत्ल करने वाला एक सफाक मुजरिम, जिसके गुनौने किरदार से पर्दा उठाना जिया की जिंदगी का मकसद बन गया था। अपने आंसू पोंछकर वो एक नए आज़म के साथ चांद की जानिब देखने लगी। जिस तरह चांद अपनी कशिश से पानी को अपनी जानिब खींचता है, वैसे ही जिया को अपनी खूबसूरती, अपनी जहानत से अजमीर खान को अपनी तरफ खींचना था। शतरंज की ये बाजी बहुत ही दिलचस्प होने वाली थी, जहां सारे प्यादे भी अजमीर खान के थे, बादशाह भी वो खुद था। लेकिन इस शतरंज को जीतना जिया के लिए शह और मात था। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली थी और मुस्तकबिल को अपने ताबे करने का फैसला कर लिया था। अलमारी खोलकर उसने अखबार के चंद टुकड़ों को बिस्तर पर फैला दिया। वो कुछ लड़कियों की तस्वीर थी
जिन्हें बुरी तरह ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया था। एक ही तरह से कत्ल हुई ये लड़कियां आज तक इंसाफ हासिल नहीं कर सकी थी। इन सब के बीच एक बात कॉमन थी, ये सब की सब जिस्म फरोश थी। इसी केस पर काम करते करते जिया का वास्ता अजमीर खान से पड़ा था। कुछ कड़ियां ऐसी जुड़ी कि जुबैर खान का नाम इस केस में हाईलाइट होने लगा। वो एक छोटी सी कॉलम निगार थी। एक छोटे से अखबार ने उसका कॉलम शाया भी किया और फिर एक न्यूज चैनल ने उसे इस मामले पर बात करने के लिए बुलाया भी था। वो कोई बहुत बड़ी रिपोर्टर नहीं थी, वो एक छोटी सी सहाफी थी जो कभी कॉलम लिख देती तो कभी किसी टीवी शो पर हकायक बयान करती। उसे क्या मालूम था कि वो इस केस पर काम करके किस कुएं में छलांग लगा रही है। लेकिन अब जब वो कूद ही गई थी तो उसे तैरना भी था और खुद को बचाना भी था और कुएं से बाहर भी निकलना था। उसे खेलना भी था और मात भी देनी थी। शतरंज की ये बाजी उसे अपने नाम करनी थी, वरना शायद वो अपने पूरे खानदान समेत मिटा दी जाती।